चलिए बात कर लेते हैं तमाम खबरों की। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर दौरे पर हैं, जहां वो राधा स्वामी सत्संग ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो से भेंट कर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने केंद्रीय बजट पर चर्चा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहां का छोटा कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू बन सकता है। बहुत थोड़े अंतर से हमारे राघव लखनपाल जी यहाँ चुनाव में पीछे रह गए थे, लेकिन हम 64 सांसदों के साथ 51% वोट लेकर के फिर से देश में 300 से अधिक सांसदों के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में कामयाब हुए। मैं आपको पूरे विश्वास से कह करके जा रहा हूं और आपको लक्ष्य भी दे करके जा रहा हूं। कोई भी आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली होगी, आप इस ताकत को याद करो। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये अगर मिलकर के लड़ेंगे तो, अलग से लड़ेंगे तो, ये मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सब एकजुट रहेंगे। और रामपुर में आज आजम खान से संबंधित 4 मसलों में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में यह सुनवाई हुई है। 2 जन प्रमाण पत्र केस और 2 पैन कार्ड केस और साथ ही भड़काऊ भाषण केस में कोर्ट ने 313 की कार्रवाई के लिए कल की तारीख नियत की है और कल आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना बयान दर्ज करवाएंगे। देखिए, आज 2 पत्रावली जो है धारा 313 सीआरपीसी का बयान अंकित कराने हेतु नियत थी। एक जो था मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां के डबल जन प्रमाण पत्र से संबंधित था, थानागंज का मुकदमा जो जिसका क्राइम नंबर 4/19 है। उसमें मोहम्मद आजम खां साहब और अब्दुल्ला आजम खां और तंजीम फातिमा साहब अभियुक्त हैं। और दूसरा एक भड़काऊ भाषण से संबंधित मामला है शहजाद नगर का, जिसमें अभियुक्त आजम खां मुलजिम हैं। ये दोनों पत्रावलियाँ विगत जनवरी महीने से ही 313 में नियत चली आ रही थी और हर बार माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को जो है 313 का बयान अंकित कराने हेतु बुलाया जा रहा था, लेकिन उनके द्वारा हस्ताक्षर प्रार्थना पत्र दिया जाता रहा कि विमान है तो नहीं आ पाएंगे। अब्दुल्ला आजम खां का हस्ताक्षर प्रार्थना पत्र आता था कि मैं ज़िले से बाहर हूँ, जिस पर आज भी लगी थी। आज भी यही हस्ताक्षर प्रार्थना पत्र आया। मैंने माननीय न्यायालय से ये लिखित में अनुरोध किया और मौखिक रूप से भी अनुरोध किया। और प्रयागराज में जांच टीम माफिया अतीक अहमद के करीबी सफदर अली के गन हाउस पहुंची ये टीम। और आपको बता दें कि सफदर पर माफिया अतीक के गिरोह को अवैध तरीके से कारतूस और शस्त्र उपलब्ध कराने के आरोप हैं। मजिस्ट्रेट और सीओ शाहगंज की अगुवाई की जांच टीम ने जॉनसनगंज स्थित MSN पर गन हाउस में जमा शस्त्र और कई रिकॉर्डों को भी खंगाला है। अगर एक कारतूस की सेल हमको बता दें चले, अगर लाइसेंस दिए होंगे कोई आया हो तो अलग बात है, लेकिन अगर एक कारतूस बता देंगे कि हमारी कोई सप्लाई है, जो कहिए सही। तो नोटिस मिली थी? नहीं मिली। तो आज घर खाली करने के लिए अब हो मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी गर्दन दबा दे रहा हूँ अभी क्या कहूँ मैं, बताइए आप क्या आसान जवाब आप देंगे? नहीं मिली? नहीं कुछ नहीं। कितना समय दिया है? अभी जो भी दें साहब खड़े हैं। ठीक है। और संबल कोल्ड स्टोरेज हादसे में अब तक लगभग आधा दर्जन लोगों के सकुशल उनको निकाला जा चुका है, जिनको इलाज के लिए मुरादाबाद भेजा गया है। साथ ही एक व्यक्ति को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि डीआईजी मुरादाबाद रेंज शलभ माथुर और जिलाधिकारी एसपी संबल लगातार मौके पर मौजूद हैं। और लखनऊ में बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले तमाम विद्युत कर्मचारियों और अधिकारियों ने बिजली भवन परिसर में सांकेतिक हड़ताल की है। और संगठन के अध्यक्ष शैलेंद्र द्विवेदी ने बताया है कि सरकार से हुए समझौते अभी तक लागू नहीं किए गए और ये बिजली व्यवस्था प्राइवेट लोगों के सौंपने के विरोध में आज तक सांकेतिक यह हड़ताल है। तो ये तस्वीरें आपके सामने अलीगढ़, गोरखपुर, जालौन, लखनऊ, महोबा, मथुरा और प्रयागराज, रायबरेली की, जहां पर ये लगातार हड़ताल जारी है और सरकार से समझौता अब तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर ये कर्मचारी, बिजली कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। वार्ता हुई है ऊर्जा मंत्री जी से और हम ऊर्जा मंत्री जी को हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि वार्ता के लिए हम हमेशा सकारात्मक हैं। जब भी जिस समय भी संघर्ष समिति को वार्ता के लिए बुलाया जाएगा हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे। लेकिन 3.5 महीने पहले हुए समझौते के क्रियान्वयन की सबसे बड़ी बाधा तो
पावर कारपोरेशन का शीर्ष प्रबंधन है और वह प्रबंधन यथावत है। ऐसे में जब वह किसी बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं है तो हम हड़ताल पे नहीं जा रहे हैं, हड़ताल हमारे ऊपर थोपी जा रही है। और वहीं विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल के ऐलान के बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा कि विद्युत संगठनों से हमारी 3 दिन से बातचीत चल रही थी पर बात नहीं बन पाई, जनता को परेशानी हुई तो एस्मा के तहत यह कार्रवाई हुई है और नुकसान पहुंचाने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। हड़ताल से अलग रहने का निर्णय पिछले 3-4 दिनों में अलग अलग दिन में अलग अलग संगठनों ने सुनाया, जिसमें उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन है, विद्युत मजदूर पंचायत है, विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लेखा कर्मचारी संघ है और प्रमोटेड पावर इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, विद्युत तकनीकी कर्मचारी संयुक्त संघ है और ऐसे अन्य भी कई कर्मचारी संगठन हैं जिन्होंने जनता को पड़ने वाली तकलीफ के मद्देनजर और हमारी बातों को समझते हुए इस हड़ताल से अलग रहने का निर्णय लिया है और पब्लिकली उन्होंने अनाउंस किया है। और वहीं कानपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीजेपी नेता विक्की छाबड़ा और उनकी पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया है। पारिवारिक झगड़े के कारण दोनों ने कीटनाशक दवाई खा ली थी। पत्नी को गंभीर हालत में रिजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। आपको बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री गुरविंदर सिंह उर्फ विक्की छाबड़ा की पत्नी को देखने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना खुद पहुंचे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह छाबड़ा, हमें सूचना मिली कि शायद उन्होंने कोई नींद की गोली खा ली है। दोनों ठीक हैं, यहाँ अभी भी खतरे से बाहर हैं। अभी पूरी बात जब तक वो होश में नहीं आते तब तक पूरी बात पता नहीं चलती। अभी वजह तो तब पता चलेगी जब वो होश में आएंगे तो, लेकिन आउट ऑफ डेंजर हैं, उनकी तबीयत ठीक। डॉक्टर्स ने क्या बोला है? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी क्योंकि नींद की गोली खाई है तो स्वाभाविक है, थोड़ा सेडिशन है, तो सुबह तक। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा और भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात को लेकर दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है और 2024 के मद्देनजर बीजेपी संगठन पर मंथन भी इस मुलाकात में हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े बदलाव हो सकते हैं, ये भी खबर है। तो जेपी नड्डा और भूपेंद्र चौधरी की यह मुलाकात हुई है दिल्ली में और खबर यही है कि निकाय चुनाव को लेकर विस्तार से विचार विमर्श और मंथन हुआ है। और वहीं आवागमन के लिए सुलभ माने जाने वाले परिवहन विभाग ने एक बार फिर से नवरात्रियों को लेकर कमर कसना शुरू कर दिया है। राजस्थान के करौली में होने वाले काव्य मेले को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन और राजस्थान रोडवेज संयुक्त रूप से काम करेगी। 19 मार्च से 7 अप्रैल तक होने वाले कैला देवी मंदिर में यूपी रोडवेज ने राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों के साथ बैठक कर चैत्र पक्ष की नवरात्रि को लेकर तैयारियों पर बातचीत की है। कैला देवी का जो मेला है वो इस वर्ष 19 मार्च से 7 अप्रैल तक उसकी तिथियां हैं, जिसपे अत्यधिक श्रद्धालु वहां जाएंगे। उसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और राजस्थान परिवहन निगम दोनों निगमों के अधिकारी जो है आज बैठक की है और हम लोगों ने ये मेले की भीड़ का आकलन जो पिछले 3 वर्षों से कोविड और पिछले साल किसी वहाँ पे मतलब अशांति की वजह से मेला जो है सुचारू रूप से नहीं चला। इस बार हमें उम्मीद है कि हिंदियों का आस्था का एक बड़ा केंद्र करौली को लेकर अभी से उत्तर प्रदेश परिवहन और राजस्थान रोडवेज ने कवायदें करना शुरू कर दिया है। बताते चलें कि पिछले 2 साल के होने के चलते, कोरोना के होने के चलते और करौली में पिछले साल एक दुर्घटना हो गई जिसके चलते राजस्थान सरकार ने वहां पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब एक बार फिर चैत्र पक्ष की नवरात्रि को लेकर यहाँ पर आस्था का एक अलग सैलाब देखने को मिलेगा। इसके लिए अभी से परिवहन विभाग ने
कवायदें करना शुरू कर दिया है और राजस्थान और उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के कई अधिकारियों ने यहाँ पर बैठक की है और उसमें निर्णय लिया गया है कि यात्रियों को, भक्तों को किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, इसके लिए तमाम यहाँ पर बसों को लगाया जाएगा और उनको किसी भी तरीके की परेशानी न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। और इसके साथ ही यात्रा में पड़ने वाले तमाम पड़ावों पर पानी की व्यवस्था होगी, सुरक्षा की व्यवस्था होगी। इसके लिए तमाम ARM की ड्यूटी लगाई गई है। आप देखना होगा जिस तरीके के परिवहन विभाग दावे कर रहा है वो कितने कारगर साबित होंगे और जिस तरीके होली हो या अन्य त्यौहार हो, उत्तर प्रदेश विभाग की जो बसें हैं उनको गंतव्य तक पहुंचाने का काम करती रही और होली पर भी रोडवेज ने 10 करोड़ की आय अर्जित की और यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया। अब देखना होगा जिस तरीके के दावे एक बार फिर करौली मेले को लेकर परिवहन विभाग करते हुए दिखाई दे रहा है वो कितना कामयाब होगा। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। और वहीं झांसी में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने की है। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे और बैठक के बाद जितिन प्रसाद ने बताया कि निर्माण निगम के जो कार्य हो रहे हैं उसकी बिंदुवार समीक्षा की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उसी प्रकार के काम भी कर रहे हैं। साथ समीक्षा की गई। माननीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ बिंदवार एक एक सड़क जो निर्माणाधीन है लोक निर्माण विभाग द्वारा, हमारे सेतु निगम के द्वारा रेलवे ओवरब्रिज और सेतु और निर्माण निगम द्वारा जो कार्य हो रहे हैं बिंदवार समीक्षा की गई है और प्रगति की भी समीक्षा हुई है। साफ स्पष्ट निर्देश हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। ये सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, गुणवत्ता पे कोई समझौता नहीं होगा। और वहीं कन्नौज पहुंची प्रभारी मंत्री ने अफसरों के साथ उद्योग बिंदु की बैठक करते हुए चर्चा की है। इस दौरान नए उद्यमों को लेकर रणनीति बनाई गई है। मंत्री ने जिले में 7,000 करोड़ से ज्यादा निवेश रोजगार मिलने का भी जिक्र किया है। आज यहाँ पे उद्योग बंधुओं के साथ में हमने आवश्यक बैठक की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम देश में बनाएंगे, उसको लेकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा है। आप लोगों को पता है कि 10 से 12 फरवरी को इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। उसी के क्रम में आज जिले में भी हम लोगों ने बैठक की अपने उद्योग बंधुओं के साथ में कि वो किस तरह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कितना निवेश आया है। हम लोगों ने इस विषय में चर्चा की और जानकारी ली कि जैसा कि यहाँ पे 7,152 करोड़ का निवेश यहाँ पे जिले में प्राप्त हुआ है। तो जो उद्योग बंधु जो निवेशक यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, तो उनसे हम लोगों ने वार्ता की कि किस तरह से वो कर रहे हैं, उनकी क्या योजना है, उसमें क्या उनको प्रशासन से के साथ की जरूरत है, हम लोग किस तरह से उनका साथ दे सकते हैं। इन सब चीजों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे आवश्यक बैठक की। और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में बने नए मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और इसे गंगा जमुनी तहजीब बताया है। इसको लेकर सहारनपुर के कट्टरपंथी देवबंदी उलेमा नाराज हो गए हैं, जिस पर देवबंदी उलेमाओं ने कहा कि इस्लाम इस तरह के काम की परमिशन नहीं देता है। दूसरे मजहब की पूजा पाठ इस्लाम के खिलाफ है। महबूबा मुफ्ती हो या कोई आम मुसलमान हो, उसको अपने मज़हब की पूरी जानकारी है कि मज़हब इस्लाम क्या कहता है, मज़हब इस्लाम के अंदर किन चीज़ों को करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है। तो ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी आज़ाद है। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। लेकिन आपने मज़हब इस्लाम के बारे में मुझसे पूछा तो मैं ये बतला रहा हूँ कि मज़हब इस्लाम के अंदर इस तरीके का अमल जो है सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। उन्होंने जो अमल किया है वो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। और वह यूपी के 3 मंत्री सुरेश खन्ना, नितिन अग्रवाल और दयाशंकर सिंह मिर्जापुर के विंध्याचल धाम वो पहुंचे हैं, जहां पर सभी ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। इस दौरान निर्माणाधीन विंध्यन कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उमेश पाल हत्याकांड के मामले को लेकर कहा कि कानून अपना काम करेगा, जो दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। हम जब भी इधर से आते हैं तो दर्शन जरूर करते हैं। आज उसी
प्रोग्राम के तहत माँ विंध्यवासिनी के चरणों में शीश झुकाने आए थे। वहाँ भी मंदिर प्रधान के सामने से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गए थे। वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, वापस जाएंगे। और वहीं औद्योगिक विकास मंत्री नंद कुमार नंदी कानपुर पहुंचे हैं, जहां पर वे बिठूर में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और इस दौरान स्थानीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने औद्योगिक मंत्री का स्वागत किया। जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान औद्योगिक मंत्री ने बच्चों को अन्नप्राशन भी करवाया है। और आपको बता दें कि मंत्री आंगनबाड़ी के कार्यक्रम के तहत गोद भराई कार्यक्रम में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण और प्रदेश के शहरों में बढ़ रहे आबादी के बोझ को देखते हुए व्यवस्थाओं को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। योगी सरकार नगरों को साफ रखने के लिए लगातार इस पर काम कर रही है और इसमें मौजूदा सुविधाओं को लेकर भी लगातार काम किया जा रहा है। आबादी के हिसाब से और मजबूत बनाने में सरकार जुटी हुई है। योगी सरकार इस बार जो है शहरों में जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए तैयारी कर रहा है। जहां भी 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं उनमें सब में जो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे शहर की सीवरेज सिस्टम जो है ठीक किया जाएगा। और सारे नगर निगम से बोल दिया गया है कि वो अपनी तैयारी करें और इसके बाद पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे उम्मीद है 70% जनता को जो है सीवरेज समस्या से राहत मिल जाएगी। नगरीय निकायों और सिटी सैनिटेशन के तहत 160 जगह पर यह काम होना है। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने सीधे नगर निकायों को बोल दिया है कि वो तैयारी करें और जनता को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले। अर्बन जो है मिशन के तहत भी ये काम किया जाना है और जिससे जो है सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कल इस बात को क्लियर कर दिया है कि जल्दी ये काम 2 साल के अंदर पूरा कराया जाएगा और जैसे जनसंख्या का अनुपात जहाँ जैसा होगा वैसे ही उसका जो है काम किया जाएगा। जल्द ही DPR तैयार की जाएगी और 160 नगरीय निकायों में ये सिस्टम लागू किया जाएगा। अब उम्मीद की जा रही है कि जो है इस अगली जो है वित्तीय वर्ष में ये काम शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद नगरीय निकाय में STP सिस्टम लागू होंगे। तो 2 साल के अंदर ये पूरी व्यवस्था की जानी है और उसके बाद 160 नगर निकाय इससे कवर हो जाएंगे, जिससे जो है लोगों को सीवर सिस्टम की सुविधा मिलेगी और गंदगी से राहत मिल सकेगी। अब देखना यह है कि सरकार कितनी जल्दी यह काम ठेकेदारों से करा पाती है और कब लोगों को सुविधा मिल पाती है। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में क्षेत्र के बच्चों ने पारंपरिक मंगल गीतों के साथ ही रंग बिरंगे फूलों की बारिश की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी राज्य की संस्कृति और परंपराओं की पहचान में लोक पर्वों की अहम भूमिका होती है। आज ये शानदार यहाँ पर लोकार्पण इस विद्यालय की बिल्डिंगों का हुआ है। मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि शॉर्ट नोटिस में आप सब लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और आज फूलदेई पर्व का दूसरा दिन जो लगातार महीने भर चलता है। देखिए, ये फूलदेई पर्व हमारा एक प्रकृति के संरक्षण का भी पर्व है, प्रकृति के मैं कहूँ कि उल्लास का पर्व है और खुशी का पर्व है। और ये हमारी सांस्कृतिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है। इसलिए मैं सबसे पहले तो इस पर्व पर सभी को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सबके जीवन में ये फूलदेई पर्व, जिस प्रकार से फूलदेई पर्व पर हमारे सारे पुष्प जो है पूरी तरह से खिले होते हैं और प्रकृति भी खिली होती है। और उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार जिला पंचायत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के गांव के ही 45 ठेकेदारों को जिले का काम यह दिया जा रहा है। उनके अनुसार बेहद घटिया गुणवत्ता का काम किया जा रहा है। ऐसे में सरकार इस मामले की जांच करवाए। देखिए, आज नियम 58 के तहत मैं लगातार 2 दिन से मांग कर रहा था, लेकिन आज माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे नियम 58 में सुनने के लिए अनुमति प्रदान की। मैंने कहा कि हरिद्वार धर्माटन और पर्यटन दोनों की दृष्टि से
देश में बहुत महत्वपूर्ण जनपद है। जिला पंचायत हरिद्वार द्वारा हरिद्वार को भ्रष्टाचार का कमीशनखोरी का अड्डा बना दिया गया है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है, गैरसैंण को लेकर यह बड़ी खबर है। सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ है। सत्र में कांग्रेस से जमकर यह प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। सरकार ने पेश किया था बजट और विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो सत्र में कांग्रेस ने जमकर यह प्रदर्शन किया था, सरकार ने बजट ये पेश किया और इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने शुभकामनाएं भी दी हैं, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा से जुड़ी यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित ये कर दिया गया है। और हरिद्वार में एईजेई पेपर लीक मामले में एसआईटी को एक और सफलता मिली है। प्रकरण में फरार 50,000 के इनामी संजय धारीवाल का भाई सुधीर धारीवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी पर फरार संजय धारीवाल को छिपाने में मदद करने और एईजेई पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों को अपने निवास में रुकवाने का यह आरोप लगा था। एसआईटी द्वारा पेपर लीक प्रकरण में की जा रही विवेचनाओं के क्रम में अभी नए इसमें उपलब्धि के तौर पर एक गिरफ्तारी की गई है। हमारे विवेचना में फरार चल रहे अभियुक्त संजय धारीवाल के भाई सुधीर धारीवाल की वर्तमान में गिरफ्तारी की गई है। इसका रोल यह था कि इसके द्वारा समय समय पर अपने भाई को पेपर प्रश्न पत्र लीक के संबंध में रिसोर्स उपलब्ध कराया जाता, साथ ही इसके निवास स्थान को भी यूज किया गया था पेपर पढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से इसका लगभग पूर्ण रूप से सहयोग था पेपर पढ़ाने के लिए। इस गिरफ्तारी को पटवारी पेपर में अभी तक लगभग 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं एवं एईजेई में अराउंड 20+ पीपल इसमें अकाउंट फॉर हो गए। तो आगे भी हाँ, अभी 2 हमारे मेन अभियुक्त जो फरार चल रहे संजय धारीवाल एवं डेविड, उनके खिलाफ 50,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। इनकी 82 की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है एवं 83 की कार्रवाई हेतु न्यायालय में आवेदन किया जा चुका है। और शीतलाष्टमी के त्यौहार पर भजन सम्राट अनूप जलोटा आज हल्द्वानी के शीतला देवी मंदिर वो पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने शीतलाष्टमी के मौके पर भजनों से ऐसा समा बांधा कि लोग मंत्र मुग्ध हो गए हैं। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए भजन सम्राट अनूप जलोटा ने कहा है कि कुमाऊं की वादियां बेहद शांत और सुंदर हैं। कोई टोके नहीं। राम मंदिर बहुत सुंदर बन रहा है और एक ऐसी चीज़ बन रही है जो ताजमहल के बाद यहाँ लोग कहेंगे भाई ये तो देखा क्यों नहीं, राम मंदिर क्यों नहीं देखा, ताजमहल तो देखा है। अब लोग राम मंदिर देखने आएंगे विशेष तौर पर सारे संसार से, क्योंकि ऐसा बनाया जा रहा है, ऐसा भव्य है, ऐसा उसका प्रांगण है। ऐसा धर्म के नाम पर जो देश को बांटने की कोशिश करते हैं वो खुद ही मिट जाते हैं। ये इतिहास है कि वो मिट जाएंगे जो देश को बांटने की कोशिश करेंगे। और देहरादून में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आम जनता को पता है कि किसने उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया। ऐसे में कांग्रेसी नेता सरकार को नसीहत देने का काम ना करें। आपको बता दें कि धामी सरकार के बजट पेश करने के बाद करण मारा ने बजट को जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला करार दिया था। देखिए, उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह से जानती है कि जनता की आंखों में धूल किसने झोंका है, और ये स्पष्ट है कि कांग्रेस ने हमेशा जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है और इसका उनका खामियाजा भी वो भुगत रहे हैं। और आगे भी उत्तराखंड जनता ने उनको सजा दी है और आगे भी वो कभी उत्तराखंड और देश के अंदर उनकी कभी कोई सरकार आने वाली नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।